नमस्कार मित्रों। कई बार हम कुछ तलाश रहे होते हैं और उस तलाश में कोई और ही प्यास बुझ जाती है। आज मेरे साथ ऐसा ही कुछ हुआ। मैं आज स्वर्गीय पंडित श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के संबंध में कुछ साहित्य खोजने के प्रयास में था। इस बीच मुझे एक ऐसा मार्मिक संस्मरण प्राप्त हुआ जिसे पढ़कर मुझे एक तीव्र उत्कंठा उत्पन्न हुई कि संस्मरण को आप सबसे साझा अवश्य किया जाना चाहिए। जिस समय आदरणीय पंडित जी का देहावसान हुआ, उसके पश्चात उनके पुत्र स्वर्गीय श्री योगेश्वर गुलेरी जी ने बड़े पंडित जी की याद में एक संस्मरण लिखा और ये संस्मरण इतना मार्मिक है और पंडित जी के व्यक्तित्व और कृतित्व को गहनता से समझने में बेहद सहायक है। तो चलिए शुरू करते हैं श्री योगेश्वर जी द्वारा रचित पंडित जी के प्रति उनकी भावभीनी श्रद्धांजलि। योगेश्वर जी लिखते हैं, पूज्य पिताजी स्वर्गीय पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी बड़े ही सुगठित व स्वस्थ थे। देहावसान के पूर्व वे और भी तंदुरुस्त थे। उन्हें कुछ मास पहले पीलिया हो चुका था, तब वे बहुत ही कमजोर हो गए थे। उसके बाद उन्होंने बड़ी ही तेजी से स्वास्थ्य लाभ किया। गर्मियों की छुट्टियों में काशी से जयपुर आए थे और वहां से बड़े चाचा जी की मृत्यु का महान दुख लेकर लौटे थे। पिताजी प्रायः कहा करते थे, अब मेरा जीना और स्वस्थ रहना और भी जरूरी है। क्षेम मेरे मध्यम पितृव्य का एकमात्र पुत्र व मध्यमा बड़ी चाची का अब कौन है। देहावसान के ठीक 16 दिन पहले काशी में अपने पीहर में मेरी छोटी चाची का स्वर्गवास हो गया। मैं तब सेंट्रल हिंदू स्कूल में पढ़ता था। पिताजी स्वयं स्कूल आए और मुझे घर लिवा ले गए। घर आकर धोती पहनाई और नंगे सिर और नंगे पैर अपने साथ श्मशान ले गए। ये मानो रिहर्सल थी। आज भी वह दृश्य मेरी आंखों के सामने है। पिताजी के कई चित्र मेरे मानस में स्पष्टतः अंकित हैं। उन चित्रों में कर्मकांड में दक्ष, भावुक व कोमल हृदय पिताजी का वह स्मृति चित्र बहुत ही गहरा अंकित है। मैं श्मशान में पहली बार गया था। केवल आधी धोती पहने व आधी ओढ़े नंगे सिर और नंगे पैर पिताजी खड़े थे। मेरा हाथ पकड़ रखा था। उनके नेत्र न जाने क्या देख रहे थे। दूर, बहुत दूर, खोए से वे देख रहे थे गंगा जी की बहती धारा को। गुरु जी को वे इसी चाची के विवाह के संस्मरण सुना रहे थे। तभी मैंने कहा था, बड़ा भाऊ, अपने चाचाओं की तरह मैं भी उन्हें यही कहता था, बड़ी प्यास लगी है। उन्होंने सुना नहीं। मैंने दोबारा कहा। गुरुजी ने कहा, अभी ठहरो। पर इस बार पिताजी ने सुन लिया था। वे मेरा हाथ पकड़ सीढ़ियां उतरने लगे और गंगा जी के प्रवाह की सीढ़ी तक उतर कर बोले, झुककर गाय की तरह पानी पी ले, हाथ से मत पीना। मैंने भरपेट जल पिया और उनके साथ जहां गुरुजी आदि खड़े थे आ गया।
तर्पण करते आज भी मुझे उनका वह जल पिलाना याद आता है। चाची के उत्तर कृत्य के दिनों भेलूपुरा से विश्वविद्यालय प्रायः 3-4 मील नित्य नंगे सिर और नंगे पैर पैदल जाते और कड़कड़ाती धूप में दोपहर में वापस आते। भोजन का यह हाल था कि बिना छोंक का खाना एक ही बार खाते। लिखने का काम अधिक करके वे मानसिक दुख को कम किया करते थे, अतः उन दिनों में बहुत लिखते थे। इससे स्वास्थ्य कुछ अच्छा होता प्रतीत हुआ। अपने स्वस्थ शरीर को दिखाकर वे माताजी को चुप कर देते थे। कौन जानता था कि दीपक बुझने से पहले तेजी से जल रहा है। चाची के देहावसान के 13वें दिन साय को काशी नागरी प्रचारिणी सभा में मीटिंग थी। मैं साथ गया था। सभा की अन्य मीटिंगों में प्रायः 2-3 घंटे मुझे चुप बैठे रहना पड़ता, फिर भी मैं साथ जाता था। पिताजी सदा मीटिंगों के पहले या बाद में मुझे बातें करने का अवसर देते थे। इसमें मुझे इतना रस आता कि सदा हट करके उनके साथ जाता था। उस दिन एक सभासद ने मीटिंग के बाद बातचीत में अंग्रेजी में कुछ कहा था। तुरंत ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी में बोलने की राय उन्हें दी। वे सज्जन कुछ चिढ़ गए और बोले कि कई भाव हिंदी में व्यक्त ही नहीं हो सकते। आचार्य शुक्ल कुछ कहें, इसके पहले ही उक्त सज्जन के गुट के एक और सभासद ने उनका समर्थन करना शुरू किया और कहा, बताइए हिंदी में पत्नी को क्या लिखेंगे? माता को प्रणाम, बच्चों को प्यार, पत्नी को क्या? आचार्य शुक्ल चुप बैठे कुछ सोच में पड़ गए। अन्य महारथी भी सन्नाटे में आ गए। तब पिताजी ने हंसकर कहा, योगा मेरा प्यार का नाम, तू बतला। मंडन मिश्र के घर के तोते जैसे वेद पाठ करते थे, ठीक उसी तरह मैंने कहा, माँ को प्रणाम, बच्चों को प्यार और पत्नी को श्रद्धा। कहना न होगा कि जब पिताजी बाहर से पत्र भेजते थे तो लिखते थे, तुम्हारी दादी को मेरा प्रणाम, तुम भाई बहनों को प्यार आशिष्य, तुम्हारी माँ को श्रद्धा। सभा मीटिंगों में वे कभी भी पान नहीं खाते थे। वहां के चौकीदार का लाया जल तक नहीं पीते थे। मैं पान भी खा लेता और जल भी पी लेता था। एक बार श्रद्धेय बाबू श्याम सुंदर दास जी के पूछने पर पिताजी ने कहा था, मैं सभा को बेटी मानता हूं, बेटी के यहां का जल मैं नहीं पी सकता। उस दिन सभा से लौटते समय हमारे गोदौलिया पहुंचते पहुंचते बड़े जोर की वर्षा आ गई। टांगे में मैं और पिताजी पीछे बैठे थे और श्रद्धेय बाबू श्याम सुंदर दास जी आगे। बाबूजी भी भेलूपुर आए थे, खूब ही भीगे। घर आकर मुझे कुनैन की गोली खिलाई और खुद स्नान करके संध्या करने बैठ गए। उसी रात ज्वर आया, शीत लगा था, कुछ जुकाम भी था। सवेरे माँ ने डॉक्टर साहब को बुला भेजा, पर उनके आने से पहले वे स्नान पूजन कर चुके थे और मैं स्कूल चला गया था। डॉक्टर साहब ने मलेरिया बताया था और क्लोरीन मिक्सचर तजवीज किया। दिन भर उन्हें तेज बुखार रहा। सायकाल छोटे चाचा जी लायलपुर से आए। पिताजी ने उनसे कहा था, तू आ गया, मैं बेफिक्र हुआ। रात को प्रायः 8 बजे ज्वर का वेग कम होना शुरू हुआ। मुझे आवाज देकर बोले, गोखेल ला। जिन दिनों उन्हें पीलिया हुआ था, मैं उन्हें अखबार पढ़कर सुनाया करता था। अंग्रेजी में गोखले को गोखेल भी पढ़ा जा सकता है, मैंने यही भूल की थी। तभी से गोखेल शब्द अखबार के अर्थ में मुझसे प्रयुक्त किया करते थे। तभी से पिताजी नित्य अखबार में लाल पेंसिल से 1-2 स्थलों पर निशान लगा रखते थे और मैं उन्हें वे स्थल पढ़कर सुनाया करता था। आचार्य शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास जी आदि पिताजी के कई मित्रों ने रात को अखबार सुनने के समय में आकर या रहकर मेरा अखबार पढ़ना सुना था।
समय पर काम करने वाले पिताजी कोई भी क्यों ना बैठा हो, मेरे इस आधे घंटे को किसी को भी हड़पने नहीं देते थे। महामना मालवीय जी प्रायः हमारे यहाँ आते। एक दिन वे किसी मीटिंग में विश्वविद्यालय जाते समय रात को 9 बजे आए। मैं अखबार सुनाने ही लगा था कि रखकर जाने लगा, पर पिताजी ने गोखेल का अर्थ मालवीय जी महाराज को कह सुनाया और मुझे पढ़ने को कहा। उनके सामने भी अखबार सुनते रहे और उच्चारण का अर्थ मुझे बताते रहे। मुझे याद है, उस दिन एक स्थल स्वयं मालवीय जी के बारे का ही मैंने पढ़ा। जब मैं सब अंकित स्थल पढ़कर जाने लगा तो मालवीय जी ने अखबार उठाकर उसमें छपी एक कविता मुझसे पढ़कर सुनाने को कहा और सुनकर मेरी पीठ ठोकी। उस रात ज्वर कम रहा, नींद भी उन्हें अच्छी आई। डॉक्टर साहब ने कुनैन दी थी। दूसरे दिन प्रायः 11:30 बजे ज्वर फिर तेज होना शुरू हो गया था और शाम तक 104 तक जाकर फिर उतरना शुरू हुआ। तीसरे दिन प्रातः तापक्रम फिर नॉर्मल था। डॉक्टर साहब ने कुनैन की मात्रा दुगनी कर दी थी। हम सब बेफिक्र थे। उस दिन 12 बजे दोपहर तक तापमान 105 डिग्री पर पहुंच गया। स्कूल से लौटते ही मैं डॉक्टर साहब के यहाँ भागा। चौमुहानी पर कोई भी इक्का ना था। दूसरी ओर की चौमुहानी पर सवारी के लिए जाने के बजाय मैंने पैदल ही दौड़ लगाई। डॉक्टर अमरनाथ जी हमारे पारिवारिक चिकित्सक थे। उनका स्थान प्रायः 1.5 मील दूर था। कड़कड़ाती धूप में भूखा प्यासा मैं सरपट दौड़ा जा रहा था कि उधर से डॉक्टर साहब कार से आते दिखाई दिए। मेरे इशारे पर कार रोकी गई। डॉक्टर साहब बाबू शिव प्रसाद जी गुप्त के साथ कहीं जा रहे थे। शाम को लौट आने की बात थी। शाम को देखने का वचन दे वह कुनैन मिक्सचर बंद कर पुनः क्लोरीन मिक्सचर पिलाना शुरू कर देने का कह मुझे लेकर रवाना हुए। चौमुहानी पर मुझे उतार दिया। मैं सोच ही रहा था कि क्या करूं कि विश्वविद्यालय से लौटते हुए श्रद्धेय बाबूजी और ओरिएंटल कॉलेज के कविराज धर्मदास जी व अन्य कई प्रोफेसर मुझे मिल गए। उनमें एक ज्योतिष के प्रोफेसर थे। मैं सबको साथ लेकर आया। देखा पिताजी ठीक हैं, प्रलाप नहीं है, तापमान भी कम है। ये पागल व्यर्थ ही आप लोगों को खींच लाया। कुछ नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं। अब आप जाइए, भोजन में विलंब होगा, कहकर पिताजी ने सबको थोड़ी देर में विदा कर दिया। कविराज धर्मदास जी ने नब्ज देखकर यही कहा। जब सब लोग जा रहे थे तो माँ ने मेरे हाथ पिताजी का वर्षफल ज्योतिष के प्रोफेसर साहब को देखने को भेजा। पिताजी की बैठक में उन्होंने उसे देखा था। उनका कहना था कि कुछ नहीं, किसी ग्रह का कोई दोष नहीं है, घबराइए मत। सबको विदा करके जब मैं पिताजी के पास आया तो मेरा हाथ पकड़कर बोले, बेचारे यूनिवर्सिटी से भूखे प्यासे घर जा रहे थे, व्यर्थ ही पकड़ लाया। दिखा लिया बचपन, घबराता क्यों है? बेटा तुझे जल्दी ही टेबल मिलेगी। हटिए, कहकर मैं बाँह चुड़ाकर भागा। बात को स्पष्ट कर दूं, अजमेर में कई वर्ष पहले जब पिताजी मेयो कॉलेज में हेड पंडित नहीं हुए थे, तब हम जयपुर हाउस के पास ही एक छोटे से किराए के मकान में रहते थे। मेरी दादी जी के पेट में वायु गोला था और एक कमरा उन्होंने ले रखा था जिसमें उनका तुलसी का गमला रखा रहता। वे दिन में लेटती तो थी नहीं, सो यह कमरा बेकार ही पड़ा था। घर में कोई टेबल न थी। मैं चाहता था कि गमला पूजा के कमरे में रख दिया जाए और वह कमरा मुझे मिल जाए, एक टेबल कुर्सी मिले और वह मेरा पढ़ने का कमरा बना दिया जाए। संसार की सब चाहों से बढ़कर मेरी यह चाह थी। पिताजी से कहा तो मजाक में टाल गए। टेबल कुर्सी वे मंगाकर दे सकते थे, पर कमरा कहाँ से देते? मैंने दादी जी से कहा और वे मान गई। कमरा मुझे मिल गया। मेज कुर्सी के लिए पिताजी से फिर कहा, पर वे नहीं आई। मैंने एक दिन दृढ़तापूर्वक कहा, मैं जयपुर हाउस से आपकी टेबल कुर्सी मंगवा लूंगा, आप और मंगा लेना। आगे की कहानी नाम छिपाकर कहनी होगी। राजपूताने की एक रियासत के महाराज कुमार पिताजी के छात्र थे।
वे अधेड़ हो चले थे, पर उनके पिताजी मरने का नाम ही नहीं लेते थे। महाराज कुमार ने एक तांत्रिक से एक अनुष्ठान करवाया, जिससे उनके पिताजी जल्दी ही इस लोक से गुजर जाएं। अनुष्ठान जल में अहोरात्रि 40 दिन खड़े होकर करना था। पिताजी ने हंसते हंसते कहा, तांत्रिक को ब्रांडी पिलाते रहना, अन्यथा तुम्हारे पिताजी तो मरेंगे तब मरेंगे। शीत में वह तांत्रिक बेचारा जरूर मर जाएगा, और अगर ज्यादा पिला दोगे और वह बकने लगा तो तुम मरोगे। कई दिन तक पुत्र की गद्दी की लालसा की यह कथा हमारे घर में चलती रही थी। कोठरी से टेबल उठवा लाने की बात पर हंसकर पिताजी ने कहा था, तू भी राजकुमार है क्या? बेटा, मैं तो खुद जल्दी ही तुझे टेबल दे दूंगा। यद्यपि उसके दूसरे ही दिन मेरे लिए टेबल कुर्सी उन्होंने मंगवा दी, पर टेबल की छेड़खानी उन्होंने नहीं छोड़ी। टेबल को उन्होंने उत्तराधिकार का पर्यायवाची बना दिया था। घर के सब लोग इस शब्द के इस अर्थ को समझते थे और मैं चिढ़ता था। उस समय दोपहर के बाद 2 बजे थे। मैंने जाकर माँ से कहा कि बड़ा भाऊ कहते हैं तुझे टेबल मिलेगी, घबराना मत। उन दिनों रात को पिताजी प्रायः परलोक की बातें किया करते। चाची के देहावसान के बाद मरणोत्तर जीवन उनका रात को पारिवारिक बातचीत का विषय बन गया। जब माँ खींच उठती थी तब कहीं जाकर विषय बदलता। मेरी शिकायत सुनकर वह सक्रोध उठी और मेरे साथ पिताजी के पास आई। पिताजी ने माँ को और भी कुढ़ाया। बोले, ज्योतिषी जी को योगेश्वर का जन्म पत्र क्यों नहीं दिखाया? अपना भी दिखाना था। जब तक पुत्र को राजयोग और स्त्री को वैधव्य योग व स्वयं को मारक योग ना हो, टेबल नहीं मिला करती। इस परिहास के बाद माँ क्या कहती? एक दिन माताजी ने कोई दुस्वप्न देखा और पिताजी से जाकर कहा, गाय मंगवाती हूँ, संकल्प कर दीजिए। हंसकर पिताजी ने कहा, जो टेबल लेगा वह गाय देगा। माताजी चिढ़कर उठ के कमरे से बाहर चली गईं। माँ ने मुझे डॉक्टर अमरनाथ के यहाँ भेजा। वे लौटे ना थे। माँ की संतप्त मुख मुद्रा की याद करके मैं बिना डॉक्टर साहब को साथ लिए लौटना ना चाहता था। डॉक्टर साहब न जाने कब आवे, ये सोच मैं सिविल सर्जन के पास जा पहुंचा। अंग्रेजी बोलकर उसे साथ ले आया। उसने भी मलेरिया ही बताया और क्लोरीन मिक्सचर जारी रखने को कहा। ज्वर बढ़ता जा रहा था, प्रलाप होने लगा था। रात के 10 बजे तक न छोटे चाचा जी आए और न डॉक्टर अमरनाथ। माँ खुद बड़ी बहन को लेकर तांगा करके बाबूजी श्याम सुंदर दास जी के गई। वे घर पर ना थे। श्रद्धेय आचार्य शुक्ल जी ने तत्क्षण बंगाली टोले के एक प्रसिद्ध डॉक्टर को उनके साथ भेजा। वो थोड़ी देर बाद अपने पुत्रों सहित स्वयं भी आ गए। इन डॉक्टर साहब ने भी मलेरिया ही बताया, पर कहा अब ब्रेन फीवर भी हो गया है। डॉक्टर की मुख मुद्रा देख बड़ी बहन ने मुझे अलग ले जाकर कहा, ये डॉक्टर बुरा मानेगा, सो चुपचाप भाग जा और सिविल सर्जन को ले आ। वे ना मिले तो जो भी डॉक्टर मिले, जिसे ला सके ले आ, मुन्नू जल्दी कर। बाहर आते ही मुझे तांगा मिल गया। रात के 12 बजे उन नीरव सड़कों पर तांगा दौड़ रहा था और मैं सोच रहा था कि बड़ा भाऊ से कल कहूंगा कि मैं ऐसे गया, यह किया, वह किया। अब की बार आकर परीक्षा के बाद सिविल सर्जन भी गंभीर हो गया। तापमान 107 डिग्री था। दोनों डॉक्टरों ने ज्वर कम करने के लिए फौरन नंगा करके बर्फ पर लिटाने की राय दी। प्रलाप चल रहा था, राजति कमल ला दी। बाद में विजय चंद्र जी वेदपाणी ने, जो क्वींस कॉलेज के कर्मकांड व वेद के प्रोफेसर थे व पिताजी के शिष्य भी थे, रात के 2 बजे इन्हीं शब्दों को सुनकर कहा था, ये शतपथ ब्राह्मण पर एक जर्मन विद्वान की टीका का खंडन कर रहे हैं। मुझसे पिछले सप्ताह इस बारे में बातें हुई थी। मैं और नौकर तांगा लेकर बर्फ लाने दौड़े। कहीं न मिलती देख बर्फ खाने गए और दोमन की सिल्ली उठा लाए। पिताजी को उन सिल्लियों पर लिटाया गया। फिर जब तौलिए से पहुंचकर बिस्तर पर लिटाने लगे तो वे होश में आ गए। हटो कहकर हम कुछ कहें इसके पहले ही एक झटके के साथ पास पड़े कुशासन पर जा बैठे। विजय चंद्र जी गीता सुनाओ कहकर वे वहीं लेट गए। विजय चंद्र जी चुप रहे, पर फिर डांट खाकर रोती आवाज में उन्होंने विराट रूप दर्शन का पाठ शुरू किया। थोड़ी देर बाद पिताजी बोले, विजया,
मेरी बड़ी बहन रुद्राक्ष ला। बड़ी बहन माला उठा लाई। पिताजी अंतिम बार हंसे, बोले, योगा, मेरे कैश बॉक्स में बिना बिंधे रुद्राक्ष हैं, सिरहाने से चाबी ले ले। मैं रुद्राक्ष लाया और विजय चंद्र जी ने उनके इशारे पर यह उनकी चोटी में बांध दिया। इसके बाद बहन ने टेम्परेचर लिया, 109 डिग्री से ऊपर था। फिर वे कुछ देर निश्चेष्ट पड़े रहे। तत्पश्चात उन्होंने आंखें खोल दी। बाहर अनेक लोग आ गए थे। गौदान हुआ, स्वर्ण दिया गया और ना जाने क्या क्या हुआ। मेरी चेतना लुप्त सी हो चुकी थी। मैं सब देख रहा था, कर रहा था, पर समझ कुछ भी ना आ रहा था। पिताजी ने नेत्र बंद कर लिए। विजय चंद्र जी ने झुककर पिताजी के कान के पास जोर से कहा, ओम नमः शिवाय च। पिताजी ने हिचकी ली और आंखें सदा के लिए खोल दी। इस समय प्रातः काल के 4 बजे थे। गुलेरी जी के अंतिम क्षणों का यह सजीव वर्णन प्रत्यक्ष दृष्टा सहृदय भावुक ज्येष्ठ पुत्र स्वर्गीय योगेश्वर गुलेरी द्वारा लिखा गया था और ये नया समाज में प्रकाशित भी हुआ। कैसी वेदना है गुलेरी जी के अंतिम क्षणों में। ईश्वर उस महान विभूति को अपने चरणों में स्थान प्रदान करे। शुभ रात्रि।